नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। आज की 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर में सबसे पहले बात पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे की करेंगे। पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है, कर्ज का ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं है, खजाने की हालत ठन गोपाल टाइप हो चुकी है, फॉरेक्स रिजर्व खस्ताहाल है, जनता का दम आटा दाल और चावल खरीदने में निकल रहा है। उधर पाकिस्तानी हुक्मरान अलग ही काम में मस्त हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से किए गए खुलासे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की करतूत का भांडाफोड़ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर फर्जी का गाल बजाने वाले पाकिस्तानी नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। इससे पता चलता है कि भारतीय सशस्त्र बलों के प्रचंड प्रहार से इस्लामाबाद की हालत जाल में फंसे हुए उस फड़फड़ाते परिंदे की तरह था जिसकी जान अब गई तो तब गई वाली स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स और सांसदों को साधने के लिए पाकिस्तान ने अपनी गरीब जनता का पैसा पानी तक की तरह बहाया है। उसने हर महीने 50,000 अमेरिकी डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च किए हैं कि पहलगाम टेरर अटैक में खुद को निर्दोष साबित करके उसके खोखले वादे पर अमेरिका भरोसा कर ले। आपको बता दें कि दोनों देश के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद संघर्ष विराम हुआ था। जानकारी के अनुसार वाशिंगटन में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी छवि मजबूत करने और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग कराई। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में दाखिल दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तान ने नामी और प्रभावशाली लॉबिंग कंपनियों को भारी भरकम रकम देकर अमेरिकी सांसदों, सीनेटरों और नीति निर्धारकों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। इस खुलासे के अनुसार पाकिस्तान ने वाशिंगटन डीसी की जानी मानी लॉबिंग फर्म स्क्वायर पैटर्न बोगस और अप्रेक्षित नई लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत पकड़ रखने वाली जेवलिन एडवाइजर्स की सेवाएं ली है। इन कंपनियों का काम अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के शीर्ष नेताओं और विदेश नीति से जुड़े अहम सांसदों से संपर्क साधना था। दरअसल जेवलिन एडवाइजर्स को पाकिस्तान ने अप्रैल महीने में नियुक्त किया। रिपोर्ट के अनुसार इस फर्म के संस्थापक डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ शिलर और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अधिकारी जॉर्ज सोरियल हैं। पाकिस्तान ने इन कंपनी को हर महीने 50,000 अमेरिकी डॉलर करीब 41 लाख रुपए फीस पर रखा। डीओजे में दाखिल कागजात बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जेवलिन एडवाइजर्स ने अमेरिका के कई बेहद प्रभावशाली नेताओं के दफ्तरों से संपर्क किया। इसमें सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून और सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर, हाउस मेजॉरिटी लीडर स्वीट स्कैलस और हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रिज जैसे नाम शामिल है। इसके अलावा फर्म ने उन सांसदों को भी निशाना बनाया जो विदेश नीति, रक्षा और दक्षिण एशिया से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इससे जुड़े राष्ट्रपति मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये सभी संगठन अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता और आर्थिक प्राथमिकताओं के खिलाफ काम कर रहे थे और इस फैसले के तहत अमेरिका 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं से हटेगा। इसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन और वैचारिक एजेंडे से जुड़े कई मंच शामिल है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी अमेरिका ने खुद को अलग करने का फैसला किया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समझौतों और संधियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे कई संस्थाएं अमेरिकी करदाताओं को पैसे का प्रभावी उपयोग नहीं कर रही है और वैश्विक एजेंडों को अमेरिकी प्राथमिकताओं से ऊपर रखती है। बयान में कहा गया है कि इन संगठनों से बाहर निकलने का मकसद अमेरिकी फंडिंग को रोकना और संसाधनों को देश के भीतर बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती जैसे क्षेत्रों में लगाना है। ये फैसला ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप बनाया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार कई संगठन कट्टर जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं।
जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ जाते हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिका अब केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़ा रहेगा जो सीधे तौर पर उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हो। ट्रंप प्रशासन ने यह भी दोहराया है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के पक्ष में रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से अमेरिका को ठोस लाभ मिले, न कि सिर्फ वैश्विक प्रतिबद्धताओं का बोझ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त पहल से हुई थी और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। आपको जानकारी दे दें कि ISA का प्रमुख उद्देश्य उन देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को सस्ती और स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। इस संगठन के मुख्य लक्ष्यों में सोलर तकनीक की लागत कम करना, निवेश और वित्तीय सुविधाएं जुटाना और सौर परियोजना में तकनीकी सहयोग बढ़ाना तथा वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह संगठन सोलर वाटर पंप, रूफटॉप सोलर सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स, क्षमता निर्माण के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तथा ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग जैसे विभिन्न व्यवहारिक कार्यक्रमों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। और अब तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के चौधरी बन चुके हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। अमेरिका पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर ले गया और अब उसने समंदर में रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका के ताबड़तोड़ एक्शन से कई देश अभी दहशत में हैं। वेनेजुएला में जिस तरह अमेरिकी एक्शन दिखा है उससे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों में डर का माहौल है। निकोलस मादुरो का हाल देखकर एक और राष्ट्रपति डर के साए में जी रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज एक फोन कॉल किया और जिस शख्स ने ये फोन किया है वो उस देश का राष्ट्रपति है और अभी अमेरिका के निशाने पर है। वैसे तो अमेरिका के निशाने पर अभी कई सारे देश हैं, उसके हिट लिस्ट में वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के बाद कोलंबिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को कोलंबिया के राष्ट्रपति ने आज फोन मिलाया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 8 जनवरी को कोलंबिया के राष्ट्रपति ने फोन किया और ये कॉल ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। फोन कॉल से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को सैन्य हमले की धमकी दी थी और यही कारण है कि निकोलस मादुरो का हाल देखकर कोलंबिया के राष्ट्रपति की धड़कन तेज होगी। इसलिए उन्होंने ही खुद डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से बचने के लिए खुद फोन मिला दिया है। और अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को कोलंबिया के राष्ट्रपति ने फोन क्यों किया, आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत पॉजिटिव रही या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने लिखा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात थी, जिन्होंने ड्रग्स की स्थिति और हमारे बीच हुई दूसरी मतभेदों और असहमतियों के बारे में बताने के लिए फोन किया था। मुझे उनका फोन और बात करने का तरीका अच्छा लगा और मैं जल्द ही उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और कोलंबिया के विदेश मंत्री के बीच इंतजाम किए जा रहे हैं। ये मीटिंग वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में होगी। और अब चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अटलांटिक में 2 हफ्ते की चूहे बिल्ली की दौड़ के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और इस कार्रवाई ने न सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है बल्कि रूस को भी सीधे तौर पर इस विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अमेरिकी सेना के सहयोग से जिस टैंकर को कब्जे में लिया है उसका नाम अब मरीनेरा है। ये वही जहाज है जो पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था और बाद में उसका नाम बदलकर रूसी झंडे के तहत पंजीकरण कराया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह टैंकर वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंध तेल व्यापार का हिस्सा था और जानबूझकर नाम और झंडा बदलकर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा था। इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ यूके ने भी दिया है। आपको जानकारी दे दें, इसके साथ ही रूस ने अब इस पूरे घटनाक्रम की आलोचना की है।
अमेरिका के अनुसार मरीनेरा ने समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन किया और अमेरिकी कोस्ट गार्ड की ओर से जहाज पर चढ़ने की कई कोशिशों को ठुकराया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 2 हफ्तों तक पीछा चला और इस दौरान रूसी नौसैनिक गतिविधियां भी उसी इलाके में देखी गई है, जिसमें एक रूसी पनडुब्बी की मौजूदगी की रिपोर्ट भी शामिल है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला सरकार प्रतिबंधों के बावजूद अवैध तेल निर्यात के जरिए धन जुटा रही है और उसी पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियों के लिए किया जा रहा है। और इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और समुद्र में सक्रिय तथा कथित डार्क फ्लीट के खिलाफ खुला अभियान चला रहा है। और अब 5वीं बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार रात को अज्ञात हमलावरों ने स्वेच्छासेवक दल के नेता रहमान मुसब्बीर की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस और पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये घटना चुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक हिंसा की ताजा कड़ी है। देश में 12 फरवरी को मतदान प्रस्तावित है और उससे पहले आदर्श आचार संहिता लागू है। मुसब्बीर, जो ढाका मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ स्वेच्छासेवक दल के महासचिव रह चुके थे, पर करवान बाजार इलाके में रात 8:30 बजे इसके ऊपर हमला किया गया और गोली मार दी गई है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जगह जगह पर बांग्लादेश में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।